कल हमने पढ़ाया था सेल्फ इंडक्शन, पूरा नहीं हुआ था, थोड़ा जो बचा हुआ है चीज़ वो बताते हैं। सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन में जो फाई होता था उसका फॉर्मूला क्या था, एल आई। तो इंड्यूस डीएमएफ का फॉर्मूला क्या होता था, माइनस एल डी आई बाई डी टी। यहाँ से मैंने एक डिफिनीशन लिखवाई थी, जब आई की वैल्यू 1 हो तो फ्लक्स जो होता है न्यूमेरिकली इक्वल टू होता है सेल्फ कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन का, ये भी बता दिया था। एक और डिफिनीशन बनाते हैं यहाँ से, एल की एक और डिफिनीशन। एल को कैसे लिख सकते हैं भाई, माइनस या फिर ई अपॉन माइनस डी आई बाई डी टी, ऐसे लिखा जा सकता है ना। यहाँ से अगर देखो तो एल 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 की डिफिनीशन क्या बनेगी, अगर डी आई बाई डी टी क्या हो, चेंज इन करंट जो है वो क्या हो, रेट चेंज ऑफ करंट जो है वो 1 हो जाए, ठीक है। तो एल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू क्या होगा, इंड्यूस डीएमएफ के बराबर होगा कि नहीं है। तो इसको कैसे बनाओगे डिफिनीशन, व्हेन या फिर ऐसे बोलो, द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द इंड्यूस्ड डीएमएफ व्हेन द रेट फ्लो ऑफ द करंट थ्रू द कॉइल इज 1, या फिर यूनिट, समझ गए। तो इसको ऐसा करो, यहाँ तक पूरा नोट कर लो, यहाँ तक ये नोट कर लो, इतना पोर्शन। कल मैंने ये वाला तो करवा ही दिया था, ये पोर्शन नोट कर लो। माइनस डायरेक्शन का है ना, डायरेक्शन अपोजिट होती है ना। भाई ये जो चीज़ क्या है, करंट जिस डायरेक्शन में चेंज होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा ना इंड्यूस करंट, मैंने तभी बोला न्यूमेरिकली इक्वल टू, तभी तो बोला। चलिए लिखिए इसमें, दस द सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन को सेल्फ इंडक्शन भी बोल देते हैं, ठीक है। लिखिए द सेल्फ इंडक्शन, इसके बाद लिखिए द सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ कॉइल may be defined as the induced EMF, may be defined as the induced EMF set up in the coil due to a unit rate of change of current थ्रू इट। देखिए जरा ध्यान से, अगर यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट रहेगा यानी 1 रहेगा, तब L इक्वल टू ई हो जाएगा, वही लिखवाया गया है, ठीक है। अच्छा यूनिट क्या हो जाएगी, सेल्फ इंडक्शन की यूनिट क्या होती है, देखो L की यूनिट क्या होगी, ज़रा देखो फॉर्मूला देखो, ई अपॉन माइनस डी आई बाई डी टी होती है कि नहीं, फॉर्मूला से ही तो यूनिट बनाएंगे हम। ई की क्या होती है, वोल्ट, माइनस का क्या मतलब है, यूनिट से कुछ नहीं है। आई क्या होता है, करंट होता है यानी एम्पेयर, ये क्या होगा पर सेकंड यानी वोल्ट एम्पेयर सेकंड, ऐसे लिख सकते हैं। भाई ये ऊपर जाएगा एम्पेयर -1 हो जाएगा, ये जाएगा तो पावर हट जाएगी, +1 हो जाएगा। इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, हेनरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेनरी। क्योंकि इतनी बड़ी यूनिट लिखने से की बजाय एक उन्होंने कॉम्प्लेक्सिटी हटाने के लिए, आसान चीज़ हो जाए तो उसकी जगह क्या रिप्लेस कर देते हैं, हेनरी। तो सेल्फ इंडक्शन की यूनिट क्या बोली जाएगी, हेनरी। ये बहुत पूछ लिया जाता है कि यूनिट क्या होती है इसकी, हेनरी। और फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आपकी उसकी जो उससे जिससे बन के बनी है, जैसे न्यूटन क्या किससे मिलके बनी है, मास इंटू एक्सेलरेशन से, ठीक है ना। तो उसी तरीके से ये इसी को क्या बोल देते हैं, हेनरी बोल देते हैं। समझ लो ना मेरी बात, आ जाओ लिख लो, आगे है जगह, आ जाओ।
अच्छा 1 हेनरी को डिफाइन करो, डिफाइन 1 हेनरी, डिफाइन। तुम लोगों को लेट क्यों हो गया भाई? वो आज भी गई थी वहाँ पे। अरे उसको सही हो जाए तब जाए, फ़ायदा क्या है? वो तो शायद ज्वाइन भी हुई है। सही हो जाओ आराम से फिर, है कि नहीं? फ़ायदा क्या, लेकिन बस फिजिकली प्रेजेंट हो गए, मेंटली नहीं हो गए ना प्रेजेंट। तबीयत एक बार 2-3 दिन लगेंगे, सही हो जाए आराम से मस्त, फिर पढ़ाई करो। डिफाइन 1 हेनरी बताइए, 1 हेनरी को कैसे डिफाइन करेंगे? आपके सामने फॉर्मूला है। 1 इसकी वैल्यू कब होगी? जब ये 1 हो और नीचे 1 हो, तभी तो 1 होगी। तो इफ़ E इज इक्वल टू 1 वोल्ट एंड डी आई बाई डी टी इज 1, तो L क्या हो जाएगा? 1 हेनरी होगा कि नहीं? L विल बी 1 हेनरी। तो इसको लैंग्वेज की फॉर्म में बोल दो यार, बताओ। अच्छा, इंड्यूस्ड ईएमएफ कब डेवलप होता है? जब करंट चेंज होता है। तो कैसे बोलोगे? इफ 1 वोल्ट ऑफ ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल ऑन चेंजिंग, या फिर ऑन बाय चेंजिंग द करंट एट द रेट ऑफ 1, या फिर एट द बाय चेंजिंग द करंट एट द रेट ऑफ 1 यूनिट, देन द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इज सेड टू बी 1 हेनरी। ऐसे बोल सकते हैं ना? फिर से सुनो, इफ द induced EMF setup in the coil is 1 volt, on changing the current, या on changing the current at the rate of 1 unit, then the self induction of the coil या फिर coefficient of self induction of the coil is 1 हेनरी। सिंपल सी बात है। या फिर टूटी फूटी कैसे भी लिख के आना, ये चीज़ ज़रूर लिख देना, इतनी जो न्यूमेरिकल वैल्यू जो है ये ज़रूर लिख देना, ठीक है? अब ये पहले लिखो। तुमसे बहुत बार पूछा गया कि भाई सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है? हेनरी। तुम्हें दुनिया की दे देगा यूनिट, हेनरी दे देगा साथ में, हेनरी पे टिक लगाना है आपको, ये पूछी जा चुकी है। म्यूचुअल इंडक्शन का भी हेनरी होती है, आगे चल के पढ़ेंगे, उसकी भी हेनरी होती है। चलो भाई लिखो इसमें, ठीक है? सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, ठीक है? लिख रहा हूँ अभी, ये भी लिखो, अच्छा फटाफट लिखो। चलो लिखो, ठीक है? द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल is said to be, is said to be The self-induction of a coil is said to be said to be 1 Henry, 1 Henry if an induced EMF, if an induced EMF, induced EMF of 1 volt, of 1 volt is set up, is set up in it, in it when, in it when the current in it changes, when the current in it changes at the rate of 1 ampere per second, at the rate of 1 एम्पियर पर सेकेंड, या फिर 1 यूनिट भी बोल सकते हो, ठीक है? वन एम्पियर पर सेकेंड। जब ये वैल्यू 1 है, ये भी 1 है, तो आपका क्या हो जाएगा? एल भी 1 हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है।
अच्छा, इसके डायमेंशंस निकाल सकते हो, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन के डायमेंशन निकाल सकते हैं बिल्कुल यार, फॉर्मूला पता है तो कुछ भी कर सकते हो। चलिए इसके डायमेंशन निकालते हैं। ये सब नोट कर लिया तुमने? क्यों, तुम लोगों ने नोट कर लिया? चलिए अब इसके डायमेंशन निकालते हैं। डायमेंशन निकालना कहाँ से आसान रहेगा, चाहे यहाँ से निकाल लो तब भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर सरल कहाँ से पड़ेगा, L इज इक्वल टू 5/I होता है कि नहीं, 5 इज इक्वल टू LI, हमें L निकालना है ना। 5 क्या होता है, B इंटू ए, मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय एरिया, I क्या होता है, करंट होता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का और क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स के टर्म में क्या होता है, फोर्स के टर्म में आसान रहेगा निकालना ना, F इज इक्वल टू QB भी होता है, या ILB वाला, ILB वाला भी यूज़ कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं वही यूज़ करो, चलो ILB ही कर देते हैं, ठीक है। तो B इज इक्वल टू क्या होगा, F/IL, ठीक है। तो B की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, F/IL, एरिया तो बड़ा आसान है, L² हो जाएगा उसका डायमेंशन। तो देखो ध्यान से, B की जगह मैंने क्या रखा है, F/IL, एरिया तो रहेगा ही। अब इनको डायमेंशनल फॉर्मूले की फॉर्म में लिखना है, याद है ना 11th वाला। F का क्या डायमेंशन होता है, MLT - 2, तो डायमेंशन भी पूछ लिए जा सकते हैं। तो आपको रट के कितने चले जाओगे बताओ, फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला के बेसिस पे आपको हर क्वांटिटीज़ जो भी फॉर्मूला इन्वॉल्व है फिजिक्स में सब याद होना चाहिए। हालांकि डायमेंशन वाले क्वेश्चन कम आते हैं, कभी कभी पूछ लिए गए, कुछ खास क्वांटिटीज़ के पूछे जाते हैं, जैसे फ्लक्स का पूछ लिया जाएगा, ठीक है, इन सब के ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला पता होगा, उससे बना लो डायमेंशन, लेकिन अगर फॉर्मूला ही नहीं पता डायमेंशन कहाँ से बनाओगे, ठीक है। ए का क्या होता है, L² होता है, यहाँ M क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मास, L क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ, T रिप्रेजेंट करता है टाइम। करंट का क्या होगा, एम्पेयर, करंट के लिए A यूज़ करते हैं हम। टेम्परेचर अगर होता तो K यूज़ कर लेते केल्विन के लिए, टेम्परेचर है ही नहीं यहाँ पे। ये L है, Ln इसका भी L रहेगा। I का क्या होगा, मतलब एम्पेयर स्क्वायर हो जाएगा बेसिकली, I स्क्वायर हो जाएगा ना, एम्पेयर स्क्वायर हो जाएगा, और L का L हो गया। अब इसको रीअरेंज कर लो, आ जाएगा, बताइए क्या आएगा, है देखो यहाँ पे, यहाँ L³ हो गया, एक L कैंसिल आउट हो गया, ML² T - 2 A - 2, दिस इज द रिक्वायर्ड डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर सेल्फ इंडक्शन। लिख लो, आप कहोगे सर टेस्ला क्यों नहीं यूज़ किया यहाँ पे, टी कोई स्टैंडर्ड वो नहीं, हमें उसकी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, जो बेसिक फॉर्म में लिखा जाए, MLT, जो बेसिक क्वांटिटीज़ होती हैं उन फॉर्म में, उस फॉर्म में रिप्रेजेंट करा जाए तभी वो डायमेंशनल फॉर्मूला कहा जाएगा, वरना नहीं कहा जाएगा। टेस्ला इज़ नॉट अ बेसिक क्वांटिटी। सेल्फ इंडक्शन में कोई डाउट हो तो पूछ लो, क्यों भाई, कोई डाउट तो नहीं है सेल्फ इंडक्शन में, ठीक। नहीं समझ में आया, देखो फॉर्मूला जो कल करवाया था उसके बेसिस पे, थोड़ी देर रुक जाना, मैं बता दूँगा। चलिए अब हेडिंग डालिए, ये नोट हो गया सबका। नेक्स्ट हेडिंग इज सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ लॉन्ग सोलोनाइड। नेक्स्ट हेडिंग इज सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ लॉन्ग सोलोनाइड। ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड। सोलेनॉइड तो समझते हो ना, तो मान लेते हैं कि लॉन्ग सोलेनॉइड है, और समझाने के लिए डायग्राम बना रहा हूँ ये। कई सारे टर्न हैं ऐसे, ठीक है, बहुत सारे टर्न हैं। तो मैंने कोई सेक्शन ले लिया, उसकी मान लेते हैं लेंथ L है, इसमें कई सारे टर्न्स होंगे, मान लेते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना है, N, जो हमने माना था, ठीक। जहाँ भी स्मॉल n यूज़ होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इसके बीच में जो मैग्नेटिक, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, सेंटर पे बिल्कुल, ठीक है,
इस बी की वैल्यू कितनी होती है, म्यू नॉट एन आई होती है, अगर इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है। अगर मुझे, अब देखो हर कॉइल जो है इसमें कई टर्न्स हैं और सभी सर्कुलर टर्न्स होंगे कि नहीं, ये टर्न पहला सर्कुलर टर्न है, दूसरा सर्कुलर टर्न है, तीसरा, चौथा। अगर मैं किसी एक टर्न की बात करूं तो उससे कितना फ्लक्स लिंक होगा, उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी पास हो रही होगी, ठीक है, या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो पास हो रही हैं वो बी होगी, ठीक है, और उसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक, जो भी रेडियस रहा हो। उस तरीके से दूसरे में भी फ्लक्स लिंक होगा उतना ही, तीसरे में भी उतना होगा, चौथे में भी उतना होगा। किसी एक में फ्लक्स कितना लिंक होगा बताओ, फ्लक्स लिंक्ड विद 1 टर्न ऑफ सोलेनोइड, फाई की वैल्यू बताओ, या फिर फाई अभी मत लिखो, बताओ कितना होगा, बी ए हो जाएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है, थ्रू आउट सेंटर से जा रही है, ये तो सभी टर्न से पास हो रही होगी ना, भेदभाव थोड़ी कर रही होगी, यहाँ पे गई मैं यहाँ नहीं जाऊँगी, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो पहले इसमें गई होगी, पहले इससे पास हो रही होगी मैग्नेटिक फील्ड, तो इस पर्टिकुलर टर्न की वजह, टर्न पे जो फ्लक्स पास हो रहा होगा, लिंक्ड होगा, वो कितना होगा, बी ए होगा, ठीक है। कॉस 0 डिग्री, क्योंकि समझ रहे हो ना, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी यही होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में cos 0 = 1, तो बी ए हो जाएगी वैल्यू कि नहीं, बी की वैल्यू ज़रा रखो, म्यू नॉट एन आई इंटू ए। ये एक टर्न पे जो सोलनॉइड के एक टर्न पे फ्लक्स है, ये तो टोटल सोलनॉइड पे थोड़ी ना है। यहाँ पे एन क्या है, स्मॉल एन, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, जो हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी। टोटल फ्लक्स कितना लिंक होगा, तो टोटल फ्लक्स होगा, इसको टोटल नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर दें। ये एक टर्न पे फ्लक्स है, एक टर्न पे जो फ्लक्स लिंक है वो है, टोटल हमें टर्न्स, बहुत सारे टर्न्स होंगे, उन पे हमें टोटल फ्लक्स निकालना है पूरे सोलोनॉइड पे, तो क्या करना पड़ेगा, एक को सभी टर्न से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक वाले जो एक टर्न पे जो फ्लक्स है उसको टोटल नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर दें, तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा, टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद इंटायर सोलोनॉइड, क्या हो जाएगा ये, फ्लक्स लिंक्ड विद 1 टर्न, या ईच टर्न लिखो, ईच टर्न ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये सभी टर्न पे बराबर रहेगा ना, अगर रेडियस हमने एवरेज रेडियस सबका बराबर माना है, ईच टर्न ऑफ सोलेनॉइड मल्टीप्लाइड बाई टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। ये बहुत पूछा गया है डेरिवेशन, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये, एक ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एक आगे चल के म्यूचुअल इंडक्शन में 2 कॉइल्स होंगी, 2 सोलोनाइड्स होंगे, उनका ये दोनों डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कितना है, म्यू नॉट एन आई ए, नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे हैं, अगर एल लेंथ है सोलोनाइड की तो एन एल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सपोज एल इज द लेंथ ऑफ द सोलोनाइड, तो क्या होगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए एल, पाई आर स्क्वायर, कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहे हैं उसको, ठीक है, इसलिए वरना पाई आर स्क्वायर हो सकती है, सही कह रहे हो, ये रखा है अपने उसमें जहन में रखो उस चीज़ को, ये फ्लक्स हो गया टोटल वाला, ठीक। अब मुझे सेल्फ इंडक्शन निकालना है ना, एल चाहिए ना, तो फ्लक्स का मुझे काम नहीं है, मुझे क्या काम है, एल का, एल की वैल्यू क्या होती है, फाई और एल के बीच में क्या रिलेशन होता है, अभी पढ़ा है हमने, एल आई होता है ना, फाई इज इक्वल टू एल आई, सिंस वो फॉर्मूला याद रखना है, कैसे ये बनेगा, फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई था, आई प्रोपोर्शनल टू फाई मत कर देना, करंट फ्लक्स करंट से आया ना, करंट फ्लक्स जो है करंट से आया है ना, फ्लक्स से थोड़ी करंट आया, पहले करंट आया, इसलिए फाई प्रोपोर्शनल टू आई। अब ये वाली वैल्यू यहाँ पे रखिए, तो एल आई इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए एल हो जाएगा कि नहीं, आई से आई कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल, एक बेसिक फॉर्मूला तो ये बन ही गया, ठीक है, ओ हो सही है, चलो ठीक है, स्मॉल एन मान लो, ठीक है, सही कह रहे हो, ठीक, अब सही है, इतना समझ, कुछ डाउट हो इतने में पूछो, कुछ भी डाउट है छोटा मोटा, नहीं है ना। अच्छा, इसको एक और तरीके से बना सकते हैं, बनाना चाहो फॉर्मूला वाला बनाओ, एन को क्या लिख सकते हैं हम, अगर एल तुम्हें कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है, हालांकि एल आएगा अभी नीचे, एन को क्या लिख सकता हूँ, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन लेंथ,
हालांकि इतना इनफ है, आप इतना करके आ जाओ काफ़ी है डेरिवेशन, यही मतलब कि मेन, बाकी इसके साथ तो और भी चीज़ें आ जाएंगी ना। अगर मान लेते हैं कैपिटल एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर हो जाएगा, स्मॉल एल स्क्वायर, ए इंटू एल, एक एल कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, एक एल। एक फॉर्मूला ये भी बन के आ गया, ये किस टर्म में है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स के टर्म में। ठीक है, समझ में आ गई पूरी बात की नहीं। तो ऐसा करो, मैं कुछ लिखवा दे रहा हूँ इसमें। अच्छा, म्यू नॉट, अगर भाई जो सोलनॉइड होता है किसी कोर पे लपेटा जाता है ना, एल की वैल्यू हम बढ़ा भी सकते हैं, एल जो होता है हम बढ़ा भी सकते हैं, अगर कुछ ऐसा मीडियम मटेरियल चूज़ करें जिसका कुछ रिलेटिव परमेबिलिटी होती है। मैंने एक बताया था टर्म, सोलनॉइड के केस में भी बताया था, जब किसी पर्टिकुलर कोर पे लपेटा जाता है सोलनॉइड तो क्या फॉर्मूला हो जाता है, म्यू एन आई हो जाता है। एक्चुअली म्यू का जो फॉर्मूला होता है वो टॉपिक मैंने भी पढ़ाया नहीं है, मैंने कहा था ना कुछ चीज़ें स्किप कर दी मैंने, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेज वो सब, वो अभी पिछली बार भी हटा था तुम्हारे सिलेबस में, इसलिए बताया नहीं है, अभी होल्ड पे रखा है उसको, सिलेबस एक बार आ जाए, नहीं तो पढ़ा दूंगा बाद में, छोटा सा टॉपिक, 2 दिन लगेंगे उसमें, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। म्यू जो होता है इसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी। और इसका ये भी टूट के बना है, ठीक है। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, म्यू आर म्यू नॉट एन आई। म्यू का क्या फॉर्मूला होता है, म्यू आर म्यू नॉट तो यही है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। म्यू आर को बोलते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी, क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमेबिलिटी। तो किसी भी मटेरियल, सपोज कोई मटेरियल है जिसकी कुछ रिलेटिव परमेबिलिटी है म्यू आर, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एल इज इक्वल टू इफ द कोर हैज़, द कोर मटेरियल हैज़ रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या रख दो, म्यू आर म्यू नॉट हो जाएगा, ठीक है, म्यू नॉट आर म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल, तब ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे, ठीक है। कुछ डाउट हो तो पूछो, डाउट होगा तो यहाँ पे होगा कुछ, जो कुछ होगा डाउट यहाँ पे होगा, बस याद रखना। जैसे यार वहाँ पे करते थे यार, फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या किया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन होता था, एप्सिलॉन किससे बनता था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाई एप्सिलॉन नॉट, वही चीज़ है लगभग वही चीज़ है, यहाँ म्यू आर आ गया उसकी जगह, उसी तरीके से इसको बोलते हैं क्या है, रिलेटिव परमेबिलिटी। तो इसको कंबाइन करके लिखा जाए तो म्यू होता है, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट परमेबिलिटी। ये बेसिकली बताता है हमें कि कोई भी सब्सटेंस जो है वो कितना मैग्नेटाइज हो जाता है, वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उसमें वो कितनी मैग्नेटिक, खुद कितना मैग्नेटाइज हो जाता है, तो जिसकी ये वैल्यू ज़्यादा होगी तो वो और अच्छा मैग्नेटाइज हो जाएगा। हाँ हाँ, जैसे सॉफ्ट आयरन क्या है, वो उसकी म्यू आर बड़ा होता है, तो क्या करता है वो, जैसे मैग्नेटिक फील्ड तो डेवलप हो ही रही है ना, तो उसके वो खुद अपने मैग्नेटिक फील्ड उसमें भी डेवलप हो जाती है, खुद मैग्नेटाइज हो जाता है वो, इसकी वजह से ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये सब कॉन्सेप्ट होता है मैग्नेटिक मटेरियल में पढ़ाया जाता है, वो मैंने भी पढ़ाया नहीं है, ठीक है। हाँ कर सकते हैं, वो स्टील देखो ऐसे नहीं करा जाता है, डिपेंड करता है हम कहाँ क्या यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, पर्पज़ के हिसाब से। अगर मुझे जैसे सोलनाइड में सॉफ्ट आयरन कोर यूज़ कर ली जाती है, जैसे हम उसकी बढ़ा सकें वो, हाँ ठीक है, वो अलग अलग पर्पज़ के हिसाब से होता है। मैग्नेटिक मटेरियल में प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये, तो ऐसा करो मैं कुछ लिखवा दे रहा हूँ। हाँ बहुत सी चीज़ें उसमें, उसमें ऐसे नहीं बता सकते, उसमें प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट में एक 2 टर्म्स मैंने बताया, शायद सुने भी हो मेरे मुँह से, रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे किसी इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है तो रिटेंटिविटी क्या होनी चाहिए, कोर्सिविटी कैसी होनी चाहिए, तो एक हिस्टैरिसीस लूप बनता है, तो हर मटेरियल का अलग अलग टाइप का बनता है, जिसके बेसिस पे हम रिटेंटिविटी मतलब तुमने मैग्नेटाइज कर दिया, कितनी देर तक होल्ड कर ले रहा है मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है, तो उसकी बोल दी जाती है रिटेंटिविटी। कोर्सिविटी कि निगेटिव डायरेक्शन में उसको मैग्नेटाइज करो तो कितना वो, मतलब कितनी देर में वो लूज़ कर देता है अपनी, कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। कई चीज़ें होती हैं, उसको छोड़ो अभी, जब अभी अगर सिलेबस आ जाता है, अगर वो इंक्लूड करते हैं, पिछली बार तो डिलीटेड था, तो मैंने इसलिए नहीं पढ़ाया, हाँ हाँ हटाया जाएगा इसलिए मैंने पढ़ाया नहीं है, और पर नहीं भी हटाया जाएगा तो पढ़ा देंगे, कितना देर का है, 2 मिनट का है, समझ जाओगे। ऐसा करो, लिखिए इसमें डायग्राम, तो इसे समझाने के लिए बताया था, बनाना चाहो बना लो, बनाना चाहो बना लो। इसमें मैंने लिखवा, पहले लिख लो, कंसीडर अ लॉन्ग सोलोनाइड, कंसीडर अ लॉन्ग सोलोनाइड of length L of length L
and having number of turns per unit length small n. क्या लिखवाया मैंने? एंड हैविंग नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल n. ठीक है. if a current I flows through the solenoid then the magnetic field inside the coil inside the coil is almost constant and is equal to ये लिख लेना B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई. फिर पूरा नोट कर लो यहाँ पे. ठीक है, ये नोट कर लेना. ठीक, यहाँ पे लिख लेना सेल्फ इंडक्शन ऑफ ठीक है. ऑनलाइन वाले लिख रहे हैं कि नहीं? आ गई तो कल ही आई होगी. तो आज देखना उसको पहले. अब शुरुआत कर दो तुम. इलेक्ट्रिक फील्ड पहला चैप्टर से शुरुआत करो, या फिर पीछे से करना चाहती हो मैग्नेटिक फील्ड से करो, क्योंकि मैं टेस्ट भी लूँगा अभी. मैग्नेटिक फील्ड का हो चुका है, वो करंट इलेक्ट्रिसिटी का होगा. तो आपकी मर्ज़ी, पहले से करना चाहो पहले से करो, कहीं से शुरू कर दो. पहले चैप्टर सही से पढ़ लो, ऐसे लरोरा से पढ़ लो, कहीं से पढ़ लो, मेरे नोट से पढ़ लो. नोट से ही पढ़ो, ऑब्वियस सी बात है. तो कुछ बच्चे हुए क्वेश्चन रिवाइज कर लेना, फिर लगाने बैठना. ठीक, जो गलतियाँ हो देखना, कहीं डाउट हो मुझसे पूछना. तुम लोग का अभी आगे चल के करंट इलेक्ट्रिसिटी का भी टेस्ट होना है. ठीक है, वो आज 13 तारीख क्या है, कितनी आज 13 है ना भाई. 20-22 के बाद होगा अभी. हो जाएगा, एक दिन रिवाइज करवा देंगे, ऐसा थोड़ी ना. नहीं, मैं रिवाइज करवा दूँगा ना. यहाँ पर आप लोग नोट्स कहीं से ले लेना, मैं रिवाइज करवा दूँगा. 2 दिन लगेंगे रिवाइज होने में कम से कम. 2 दिन भी हालांकि कम ही पड़ेंगे, क्योंकि जो जिसमें 20 दिन लगे हों तो 2 दिन में बड़ा मुश्किल हो जाता है. ये ना, ये इफ़ द कोर मटेरियल हैज़ रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर, देन एल का फॉर्मूला कुछ नहीं, म्यू आर जोड़ दो साथ में यार, साथ में म्यू आर जोड़ दो. अरे भाई मेरे म्यू ही तो म्यू आर म्यू नॉट होता है. तो वैसे वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट एन आई से क्या लिख देते थे, म्यू एन आई लिख देते थे. और म्यू होता क्या है, म्यू आर मल्टीप्लाई बाई म्यू नॉट होता है.
समझ गए? कुछ डाउट है अभी भी? कुछ नहीं किया यार, एक म्यू आर जोड़ दिया साथ में। जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन बोलते थे, एक्चुअल में क्या होता था 1/4 पाई के एप्सिलॉन नॉट होता था, समझ रहे हो? लेकिन के अलग चीज़ है बिल्कुल, यहाँ से मत जो रिलेट मत कर देना तुम कि वहाँ के लगा दिया यहाँ पे, वो अलग चीज़ है। ये बहुत आसान चीज़ है यार, ये अभी बस टॉपिक नहीं पढ़ा है इसलिए लग रहा है तुम्हें। 2 दिन का है बस वो खेल, सब समझ जाओगे। एच क्या होता है, आई क्या होता है, एच भी होता है एक टर्म। एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड होती है और एक कितना इंड्यूस खुद में होता है मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके लिए अलग अलग फैक्टर्स हैं। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी भी एक टर्म आता है उसमें, ठीक है। कई सारे फैक्टर्स हैं, जैसे हमने उसमें पढ़ा था ना डाइलेक्ट्रिक में, उसी तरीके से इसमें भी होता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ में। अच्छा, ऑनलाइन में लिख लिया सबने? अब न्यूमेरिकल्स करवा रहा हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखिए, आ सर्कुलर कॉइल। चलो ये नहीं, ये तो हो चुका है यार, दूसरा क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखिए, इफ़ अ रेट ऑफ चेंज ऑफ, अभी लिखा नहीं है, लिखो यार फटाफट लिखो। ऑनलाइन में सबने लिख लिया ना? ऑनलाइन में वाला क्वेश्चन जो है उसको स्क्रीनशॉट चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब क्वेश्चन लिखिए, आप लोग लिखिए क्वेश्चन। इफ़ अ रेट ऑफ क्वेश्चन लिखिए, इफ़ अ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट ऑफ 4 एम्पियर पर सेकेंड, 4 एम्पियर पर सेकेंड induces an EMF of 20 मिलीवोल्ट, मिली एम, स्मॉल एम वाला, मेगा वाला नहीं है, स्मॉल एम, इतना नहीं डेवलप हो पाएगा। 20 मिलीवोल्ट, हाँ नहीं उसमें कैपिटल एम बनाते हैं भाई, मेगा में कैपिटल एम बनता है। हाँ 20 मिलीवोल्ट इन अ सोलेनॉइड 20 मिलीवोल्ट तक लिख लिया ना, ऑफ अ सोलेनॉइड, सॉरी इन अ सोलेनॉइड। What is the self inductance of the solenoid? What is the self inductance of the solenoid? करो, ये अपने आप कर सकते हो, फॉर्मूले आपके पास है, सिंपल बेसिक क्वेश्चन है बड़ा, करिए उसको। एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बाकी जो चीज़ें दी हैं वो पहचानो वो है क्या एक्चुअल में। चलो इसको करते हैं हम, तुम लोग को 2 मिनट का टाइम देते हैं। 80 नहीं भाई 80 निकाल दियो 80 नहीं आएगा है? सही है, सही है। हेनरी यूनिट, वही हम टोकने ही वाले थे वो चीज़। मिली हेनरी भी बोल सकते हो, मिली हेनरी भी, कोई दिक्कत नहीं। 10 के -3 नहीं है तो हटा के लिखोगे तो मिली हेनरी लिख देना, ठीक है। वेरी गुड, बाकी सब भी करो। आ गया भाई, आप लोगों को आया? हाँ हुआ ही नहीं। चलो हम बताते हैं, आप लोग भी करो भाई। हो गया, आ गया? देखो क्या दिया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट दिया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, इसका मतलब क्या हुआ, डी आई अपॉन डी टी दिया है यार, और क्या दिया है, डी आई अपॉन डी टी, कितना है 4 एम्पेयर पर सेकेंड। चलो और क्या दिया, इंड्यूस ईएमएफ कितना है,
20 मिली वोल्ट का इंड्यूस ईएमएफ, साइन नहीं लेना है, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड से मतलब हमें 20 मिली, मिली का मतलब 10⁻³ ठीक है ना। तो मिलीलीटर क्या होता है, मिली जहाँ भी होगा, मिली जहाँ भी होगा वहाँ 10⁻³ आएगा, जहाँ माइक्रो होगा 10⁻6 आएगा, जहाँ मेगा होगा 10⁻6 आएगा। ये मेगा बहुत बड़ा, मेगा स्टोर, मेगा, ठीक है। और भी यूनिट्स होती हैं, ये सब बता देता हूँ, उसमें कन्फ्यूज़न रहती है बड़ा। अब ई का फॉर्मूला क्या होता है, एल के टर्म में L/di/dt, माइनस साइन नहीं लगाया मैंने, लगाना चाहो लगा सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, माइनस ये बताता है ना कि भाई घट रहा है कि बढ़ रहा है, या फिर अपोजिट डायरेक्शन, ठीक। बस कुछ नहीं, एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई मल्टीप्लाई बाई di/dt। तो 4 याद रखना, यूनिट जो होती हैं मिली को चेंज करना बहुत ज़रूरी था, ऐसा यूनिट में लाना है हमें, एम्पियर पर सेकेंड, वोल्ट, ये सब ऐसा यूनिट ही तो है। 4 20 10⁻³ तो क्या हो जाएगा ये, क्या कह रहा हूँ, ओह सॉरी 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 सॉरी, d∅/dt होता है ना, फाई की वैल्यू li होती है, तो L di/dt हो जाएगा, कोई बात नहीं। L इक्वल टू क्या होता है, E/di/dt। यहाँ वैल्यू निकालो, उल्टा कर दो यार। E की वैल्यू कितनी है, 20 10⁻³ और di/dt 4 5 × 10⁻³ हेनरी, एच यूनिट भी लिखना बड़ा ज़रूरी है, ठीक, नोट करो। ऑनलाइन में समझ में आया कि नहीं, बस फॉर्मूले का यूज़ किया और कुछ नहीं, बस तुम्हें मतलब पता होना चाहिए जो बोला है। रेट चेंज ऑफ करंट को तुम DI लिख दिया, या फिर समझ ही नहीं पाए क्या है रेट चेंज ऑफ करंट, तो भाई कहीं ना कहीं मिस्टेक तुम्हारी है। लैंग्वेज को भी समझना सीखो, बेसिक क्वेश्चन था लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, ऑनलाइन में समझ में आ गया कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है, लिखो तुम लोग, लिखो लिखो, देखिए एन एयर कोल्ड सोलेनॉइड, एयर कोल्ड मतलब कोर कैसी है, एयर है, हाँ हाँ, वैक्यूम है अंदर, मतलब ऐसे बस लपेट दिया, पेन में ऐसे लपेटा, पेन हटा दिया, तो गोल गोल तुम्हें छल्ला टाइप का मिल जाएगा, वही चीज़ है। एन एयर कोल्ड सोलेनॉइड विद लेंथ 30 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए लिख लेना 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितनी है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड नंबर ऑफ टर्न्स क्या है 500 है, नंबर ऑफ टर्न्स क्या है 500, एरिया इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड नंबर ऑफ टर्न्स है 500, करंट की वैल्यू 2.5 है एम्पेयर, आई की वैल्यू 2.5 एम्पेयर है, फुल स्टॉप। द करंट इज सडनली स्विच्ड ऑफ, द करंट इज सडनली स्विच्ड ऑफ इन अ ब्रीफ टाइम ऑफ द करंट, फिर से बोल रहा हूँ, द करंट इज सडनली स्विच्ड ऑफ, एकदम से बंद कर दिया गया स्विच, ठीक है, स्विच्ड ऑफ इन अ ब्रीफ टाइम, बहुत छोटे समय में, इन अ ब्रीफ टाइम ऑफ 10⁻³ सेकेंड, फुल स्टॉप। हाउ मच इज द एवरेज बैक ईएमएफ, अच्छा बैक ईएमएफ कौन सा होता है, इंड्यूस ईएमएफ को बैक ईएमएफ भी बोलते हैं, याद रखना, समझे ना, इंड्यूस ईएमएफ को बैक ईएमएफ भी बोला जाता है, जो सेल्फ इंड्यूस करंट होता है पीछे की तरफ आता है ना, बैक ईएमएफ है वो, ठीक है। तो एवरेज बैक ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस द एंड्स, बैक ईएमएफ इंड्यूस्ड, शायद मैंने लिखवाया नहीं था ये चीज़ कल लिखवाई नहीं थी शायद मैंने, है वो रह गई, मैं लिखवा दूंगा अभी, याद रखना ये चीज़ पूछ ली जाती, बैक ईएमएफ क्या होता है, आपको यार हमने तो सेल्फ इंडक्शन पढ़ा है, सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ पढ़ा है, ये बैक ईएमएफ क्या चीज़ है,
तो बैक ईएमएफ कुछ नहीं होता है, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ ही होता है, ठीक है। हाउ मच इज द एवरेज बैक ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस द एंड्स ऑफ ओपन स्विच इन द सर्किट, ओपन स्विच इन द सर्किट। इसको भी कर सकते हो अपने आप, कैसे करोगे? स्विच, ओपन स्विच इन द सर्किट, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, सोलेनॉइड दिया है, एल पता है सोलेनॉइड का फॉर्मूला। अब एयर कोर है तो म्यू नॉट वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे, कि दूसरी कोर होती तो उसका म्यू आर दिया होता, अपने आप रट के तो जाओगे नहीं, कुछ ना कुछ दिया जरूर होता म्यू आर, ठीक है। अगर कोई कोर तो एयर ही दी है तो इसको यूज़ ही नहीं करना है, हमें याला यूज़ करना है फॉर्मूला, ठीक है। याला फॉर्मूला यूज़ करिए, और ये फॉर्मूला पता ही है हमें, ई निकालना है, एल डी आई बाई डी टी होता है फॉर्मूला, डी आई बाई डी टी पे दिमाग लगाना बस, क्या लगेगा, वो सब उसने बातें बोल दी हैं। ट्राई करो, 2 मिनट ट्राई करो, क्या हम बताते हैं। दो मिनट का टाइम दे रहा हूँ मैं। चलो हम बताते हैं, रुको, सुनोगे? 6.5, वेरी गुड, 6.5 वोल्ट, बहुत बढ़िया। किसने बताया? कृति ने। सही है, 6.5 वोल्ट आएगा, वेरी गुड। चलो हम बताते हैं, वैसे तो आसान, माइनस में आ रहा है। माइनस में आ रहा है तुम्हारा, अरे माइनस प्लस, एक्चुअल में मैंने यहाँ माइनस साइन नहीं लगाया ना, यहाँ अभी बताता हूँ क्या है। देखिए, ईएमएफ का फॉर्मूला एल के टर्म में बैक ईएमएफ निकालने के लिए बोला है, तो कहीं ना कहीं हमें ई एल के बीच में क्या रिलेशन है, ई एल के बीच में क्या रिलेशन, ई इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। अब माइनस नहीं लोगे तो माइनस हो सकता है, माइनस में आंसर आ जाएगा। अगर मैग्नीट्यूड की केवल बात की जाए, ठीक है, तो हमें मैग्नीट्यूड पे ध्यान देना है। माइनस क्या बताता है? डायरेक्शन, फिर बता रहा हूँ, माइनस का इतना इफेक्ट ही नहीं है, क्योंकि प्लस माइनस हो ही नहीं रहा ना कहीं भी, क्या हो रहा है, मल्टीपल में है ना सब। चलो बहरहाल, एल की वैल्यू हमें पता करनी है ना, एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ई, या फिर जो भी वैल्यूज दी हैं, द एन एयर कोल्ड सोलेनॉइड ऑफ द, एल का फॉर्मूला भी क्या आया था देखो, ई निकालना है मुझे, एल नहीं निकालना है, ई निकालना है। एल का फॉर्मूला क्या आया था, माइनस, माइनस साइन रखा है मैंने, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल डी आई बाई डी टी, ठीक, क्योंकि ई ही निकालना है, एल थोड़ी निकालना है, एल दिया भी नहीं है, तो क्या है, मैं सोलेनॉइड के लिए जनरल फॉर्मूला पता है ना मुझे। म्यू नॉट का क्या फॉर्मूला होता है, 4/10⁻⁷ -7। नंबर ऑफ टर्न्स कितने दिए, 500, 500 किलो, 500 का स्क्वायर हो जाएगा। एरिया क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, यानी कि 25 10 के बाद -4 हो जाएगा, ठीक। ए स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर हो जाएगा इसका, नहीं, हाँ सही तो है,
25 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में हमने कन्वर्ट कर दिया है, तो 25 10 की पावर -4 ये मीटर स्क्वायर हुआ, उसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? ये स्क्वायर, अच्छा यही है, सॉरी। एल की वैल्यू क्या है? 30 सेंटीमीटर। अब डी आई, जो भी ध्यान देना है, हमें डी आई बाई डी टी पे दिया, उसने क्या बोला है कि जो करंट था वो पहले कितना था, 2.5 एम्पेयर था, स्विच ऑफ कर दिया और वो जीरो पे पहुंचा। कितना टाइम लगा जीरो पे पहुंचने पे उसको? 10 की पावर -3, यानी जो चेंज इन करंट है वो क्या हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना, तो जीरो बाद का, पहले कितना था 2.5 एम्पेयर, कितने टाइम में हुआ, डी टी भी है ना, डी टी क्या हो जाएगा, कितने टाइम में हुआ ये, 10 की पावर -3 सेकंड में। ये माइनस आ गया कि नहीं आ गया, ये मल्टीप्लाई माइनस होगा प्लस हो जाएगा कि नहीं, इस वजह से ज़रूरी था माइनस साइन, अगर नहीं लगाते तो माइनस में आंसर आ जाता। वैल्यू देखनी है ना हमें, तो जब भी कभी ऐसे करना तो करंट चेंज वाला जैसे कॉन्सेप्ट है तो साइन लेके ही कर लेना, ठीक है, जैसे वैल्यू तुम्हारी पॉजिटिव में आ जाए, तुम्हें तसल्ली हो जाएगी। अब जो भी है इसको सॉल्व कर लो यार, 4 पाई 25 10 की पावर 4 25 10 की पावर -4 प्लस हो जाएगा वो माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस, तो 2.5 और 30 10 की पावर -5, इसको सॉल्व कर लो, जो भी आंसर आएगा वो आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। या तो सोलनॉइड का डेरिवेशन आएगा, नहीं तो न्यूमेरिकल उससे बेस्ड आ जाएगा। डेरिवेशन आने के ज़्यादा चांस है, न्यूमेरिकल के कम चांस हैं। 6.542 6.542 आ रहा है। पाई की वैल्यू तूने क्या ली है, पाई की वैल्यू? कोई दिक्कत नहीं, आसपास आया है ना, ठीक है। ये चैप्टर लगभग ख़त्म होने वाला है, ये चैप्टर अंतिम सांसें ले रहा है, बस म्यूचुअल इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ाना है हमें, उसमें भी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं कि उसमें नहीं है, क्योंकि हमने मेन चीज़ इसमें लेंस लॉ जो है वो पढ़ लिया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्शन भी इंपॉर्टेंट है, वो भी पढ़ेंगे।